तो देख लेना, मतलब जो ठीक लगे वो आप कर लेना। सो यस्टरडे वी डिड ऑफ विद द लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स। हमने आई टी एक्ट के प्रोविजंस को देखा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आई टी एक्ट को देखा, आई टी एक्ट क्यों आया ये हमने आपको बताया। उसके बाद हमने देखा कि ये जो सारी की सारी एक्ट्स है इसके ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली आपको याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ की गाइडलाइंस क्या थी और क्या नहीं। आज बहुत ही छोटा सा पार्ट बचा है, वो कंप्लीट करेंगे पहले बढ़िया तरीके से, कि उसका नाम है डिजिटल पेमेंट्स। और फिर उसके बाद पूरे चैप्टर को एक बार जोर ज़बरदस्ती से रिवाइज करवाएंगे आपसे, पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग से लेके तो एंड पॉइंट के डिजिटल पेमेंट्स तक पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। एंड लेट अस सी व्हाट कैन बी डन ऑन दिस। पूरा चैप्टर आपको याद है कि नहीं अब तक? सर एक्चुअली मतलब बहुत टेक्निकल है, कभी कभी मतलब ऐसा याद नहीं आता है। हाँ तो मतलब इस बहुत वास्ट भी है। बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है बेटे। ये तो एक वन ऑफ द गुड गुड चैप्टर्स है। चैप्टर 2 इज़ गोइंग टू बी ईजी, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा। मैंने आपको पहले दिन बताया कि टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है, दिस नॉलेज कम्स अ बिट लेट इन योर लाइफ एट इंटरमीडिएट लेवल। इससे थोड़ा सा आपको डाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बिलीव मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये यूज टू हो जाएगा। जैसे यस सर। डेबिट क्रेडिट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ें पहले दिन कैसी लगी थी 11th में आपको? बहुत ऐसी नई नई सी लगी थी। कौन सर? पहले 1-2 महीने तो आपको ऐसा लगा होगा यार ये क्या चल रहा है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट वो तो एक रूल्स है, ये भी आपका रियल लाइफ से रिलेटेड, इसलिए इसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ दैट पॉइंट। सारी बात देखो इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट है तो मज़े है। गाइडलाइंस वाला पार्ट ऊपर का भी पार्ट हो गया था ना, हाँ ये रिस्क कंसिडरेशन वाला पार्ट भी हो गया था। नाउ वी गो टू द कॉन्सेप्ट। अच्छा ये आरबीआई वाला पॉइंट यहाँ से बचा हुआ है। क्या आरबीआई की एक्ट आपके ई कॉमर्स को एप्लीकेबल है? इस आरबीआई एक्ट ई कॉमर्स को एप्लीकेबल होता है क्या? क्या लग रहा है आपको? यस सर। कैसे आरबीआई कैसे ई कॉमर्स को एप्लीकेबल होगा? हाउ कम? क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स वो बैंक के रूट से होते हैं तो करेक्ट। बैंक। ये देखिए, जब कभी भी आप कोई आपके एटीएम का पेमेंट करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करोगे, तो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओटीपी दैट इज बिंग जनरेटेड, है ना? दैट इज कॉल्ड एज वन टाइम पासवर्ड, या फिर आपको पिन वगैरह लगाना पड़ता है। तो ये लगाना पड़ेगा, ये फॉलो करना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा, ये बताया किसने? ये आपके आरबीआई ने बताया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या सिक्योरिटी के नॉर्म्स होने चाहिए। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ये आईटी एक्ट में गाइडलाइन है, लेकिन इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन आरबीआई एक्ट में बताया हुआ है। और जैसा आरबीआई बोलेगा, ये तो मदर बैंक है, अपने इंडिया के सेंट्रल बैंक है, तो जैसी आरबीआई बोलेगा वैसे सारे बैंकों को करना पड़ेगा। तो ये ओटीपी वगैरह ये जो सब कुछ है, ये आरबीआई ने बताया, इसीलिए आप लोगों को ये इंप्लीमेंटेशन में दिखता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आरबीआई की आपको आपके ई कॉमर्स को इनडायरेक्टली कनेक्टेड तो है ही। करेक्ट। Now we go to another concept of trends in e-commerce. This is the most expected answer in the forthcoming examination. इसको भाई 50-60 लाख स्टार डाल दो, आप जितने डाल सकते हो उतने डाल दो। ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स? मतलब क्या क्या नया हो रहा है ई कॉमर्स की दुनिया में। अंडरस्टैंड कंटेंट, सोशल कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, बायोमेट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये सब कुछ न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो सर एग्जाम में हमको इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपको, बिकॉज ये कुछ नया है। ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बाद ई कॉमर्स में कुछ नई बात है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। अब जैसे हम बोलते हैं ना, फैशन का क्या ट्रेंड चल रहा है ना, आजकल पढ़ाई करने का क्या ट्रेंड चल रहा है, या सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, यूट्यूब पर कौन सा वीडियो नंबर 1 पर ट्रेंडिंग पर चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ई कॉमर्स में कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं उसकी जानकारी आपको दी है, कि क्या क्या अब ई कॉमर्स के दायरे में आने लगा है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट। हाउ कम कंटेंट इज कनेक्टेड टू ई कॉमर्स? कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि हाउ कम कंटेंट इज कनेक्टेड टू ई कॉमर्स? ज़रा आप पढ़ के बताना, या फिर अपने जो भी आपको लग रहा है आप ज़रा मेरे को बताइए। कंटेंट, हाउ इट इज कनेक्टेड टू ई कॉमर्स? मतलब अभी आपने जैसे बताया ना कि स्टूडियो है तो फील आता है पढ़ने, राइट। वही बात। ये देखिए कि ये जो सारा वर्चुअल बैकग्राउंड, इट इज़ अ कंटेंट क्रिएशन दैट वी आर डूइंग फॉर यू। अगर आप यूट्यूब पे मेरे कोई इंटरव्यू वाले वीडियोस देखोगे, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू का जो बैकग्राउंड है वो आपको अलग से दिखाई देगा। जैसे कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। अब जैसे मैंने वो वीडियो बनाया था MBA वर्सेस MBA आफ्टर CA, ऐसा कुछ वीडियो बनाया था, या जो भी मैं कुछ लोगों के इंटरव्यू जब कभी भी मतलब स्टूडेंट के हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ अलग टाइप का बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, कुछ अलग टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ताकि वो कंटेंट सही से लगे। आप देखिए नीचे कहाँ चला गया वो, यहाँ पर आते हैं।
ये देखिए, अभी अगर मैं इस वीडियो पर क्लिक करूँ, है ना, ये एडवर्टीजमेंट आ रही, बढ़िया सा लगता है, एडवर्टीजमेंट आती है तो, है ना, पैसा बनता है उससे। ये देखिए, जब हमने इसको यूज़ किया तो यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स का मैंने यूज़ किया है, जैसे पहले म्यूज़िक आ रहा है, फिर ये फोटो आ रहा है, उसके बाद कुछ टाइप करके आएगा, है कि नहीं, और फिर उसके बाद हर्षद मेहता का वो म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। एंड व्हेन वी आर इंटरव्यूइंग, आप देखो तो यहाँ पर इंटरफेस बहुत अलग है। जो ये स्टूडियो अभी आप मेरा देख रहे हो, ये स्टूडियो मतलब ये क्लासेस के लिए है। वो जो स्टूडियो आप देख रहे हो बेटा, वो जो जिस हिसाब से आपको दो लोग साइड में दिख रहे हैं, एक्चुअली मैं बैठा हूँ मेरे होम टाउन में, और वो जो मैडम वहाँ से है वो बैंगलोर में है, बट आपको ऐसा लगेगा कि वी आर इन वन रूम, बहुत ही क्लोज है ऐसे। तो ये होता है विजुअली अपीलिंग कंटेंट। जैसा आप कंटेंट क्रिएट करोगे, जितना उसको अट्रैक्टिव बनाने का ट्राई करोगे, उसी हिसाब से क्या होगा, आपकी ऑडियंस को वो अच्छा लगता है और वो आपकी ऑडियंस उससे बढ़ती है। तो कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ई कॉमर्स। जैसे अगर मैं flipkart.com पर जाता हूँ, ये मैं गया flipkart.com पे, तो इनका कंटेंट देखिए कैसे, इनकी वेबसाइट का एक थीम है, उन्होंने ब्लू और वाइट कलर में पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखिए उनका जो मेनू है, यहाँ पर आपको सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको जो कुछ ऑफर्स वगैरह आने वाली वो बैनर में आएगा, और सारा मेनू इस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है। जैसे आप वेबसाइट को स्क्रॉल करोगे तो आपको एक वेबसाइट का फील आ रहा है कि इसमें ब्लू और वाइट कलर का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है। वही अगर आप अमेजोन पे जाओगे तो उनका फील अलग है, amazon.in। इनका अगर आप देखो तो ग्रे कलर, ब्लैक कलर और वाइट कलर में ज़्यादा थीम है। इनका मेनू का प्लेसमेंट अलग है, इनका मेनू का प्लेसमेंट कुछ इस हिसाब से। वहाँ पर फ्लिपकार्ट का प्लेसमेंट कैसा था, इट वॉज हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर अमेजोन का वर्टिकल है। ये देखिए इनका प्रोडक्ट प्लेसमेंट का तरीका कुछ और है। यही अगर आप स्नैपडील पर जाते हो तो इनका रेड और वाइट का थीम है। तो ये होता है बेटे कंटेंट, कि कैसे आप कस्टमर को फील कराते हो, हाउ द कस्टमर कनेक्ट्स विद यू। आप डोमिनोज में जाओगे उनका थीम अलग है, आप मैकडोनल्ड्स में जाओगे उनका फील अलग है, केएफसी में जाओगे उनका फील अलग है, पिज्जा हट में जाओगे उनका फील अलग है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। बट वो फिजिकल वर्ल्ड है, आपके वर्चुअल वर्ल्ड में आपको जितना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करोगे उतना आपके कस्टमर को एक्सपीरियंस सही जाता है। दैट इज दैट पॉइंट, कि ये एक बड़ा ट्रेंड है कि कंटेंट जितना आपका अच्छा है उतना एक्सपीरियंस कस्टमर को बढ़िया जाएगा, एंड दैट कस्टमर गेट्स कनेक्टेड विथ यू। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट एज अ ट्रेंड इन ई कॉमर्स। व्हाट अबाउट सोशल कॉमर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉमर्स, चलिए ये भी आप ही से रिलेटेड है। बेसिकली ये जो ट्रेंड इन ई कॉमर्स है ये आप डेली बेसिस पर देखते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि इनको ये कहते हैं। चलिए सोशल कॉमर्स के बारे में कुछ बताइए, क्या लग रहा है आपको, आपसे जानना चाहेंगे। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, उसमें आगे कुछ उसको इलैबोरेट कीजिए आप। मतलब उसमें कैसे अलग अलग फीचर्स होते हैं जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते अट्रैक्ट हो जाता है। इंस्टाग्राम पे कभी आपने देखी स्पॉन्सर्ड करके कुछ लिखा आता है, हैं। हाँ। जब आप स्क्रॉल करते हो या फिर आप स्टोरीज को देखते हो ऊपर, तो कभी कभी स्पॉन्सर्ड करके लिखा आता है, जहाँ पर आपको कोई बिजनेस कोच बता रहा है कि कैसे आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है। कभी आपको कोई कम्युनिकेशन के का कोर्स सेल करने का ट्राई कर रहा है। तो बेसिकली सोशल कॉमर्स मतलब क्या, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम भी कभी क्या करते हैं कि जब कभी भी कोई नया वीडियो मैं कभी भी यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ जो बच्चों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अब जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था करियर ऑप्शंस आफ्टर सीए, उसका पार्ट 1 अपलोड किया है, पार्ट 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब अंडर प्रोसेस चल रहा है, वो भी आ जाएगा मोस्टली इस वीकेंड तक आएगा। अभी अगला वीडियो हम लोग बिटकॉइन का बनाने का सोचे कि वाई एंड वेयर टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। फिर अभी वो एमबीए आफ्टर सीए। तो ऐसा कुछ जो हम लोग कंटेंट बनाते हैं इसको हम लोग सोशल मीडिया से भी प्रमोट करते हैं। मतलब उसका एक हिस्सा हमने इंस्टाग्राम पर डाल दिया, उसका एक हिस्सा हमने फेसबुक पर डाल दिया, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया। इससे क्या होता है, जो आपके फॉलोअर्स है, जो आपके नोन लोग हैं, उनको पता चलता है कि कुछ तो कंटेंट क्रिएट हो रहा है। और सोशल मीडिया में मार्केटिंग करना इज़ वेरी लो कॉस्ट। सो आजकल सोशल कॉमर्स मतलब सोशल मीडिया का मार्केटिंग करके कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को क्रैक करना, दैट इज़ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉमर्स। आपको बहुत बार कभी अगर आप देखो, जब कभी भी ये फेसबुक का बिग बिलियन डेज, नॉट फेसबुक नहीं, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज आता है या फिर अमेजोन का ग्रेट इंडियन सेल आता है, तो आपको ऐसे सोशल मीडिया पे भरपूर उनका एडवर्टीजमेंट दिखेगा। यूट्यूब पर बिल्कुल उनके एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग। जैसे जोमेटो का एग्जांपल ले लो, अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ओवरऑल, तो जोमेटो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सर्विस को यूज़ करें रेस्टोरेंट से खाना मंगाने के लिए। तो अगर आप 10 एड्स देखते हो यूट्यूब पे, उसमें से लगभग 5 से 6 ऐड आपको जोमेटो की दिखेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग। फिर आजकल वो उसका भी बहुत ऐड चल रहा है, म्यूजिकल ऐप्स जो होते हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा ऐड चल रहा है। पीछे वो
टेल स्टोरी का भी ऐप काफ़ी चल रहा था। तो सोशल कॉमर्स मतलब क्या, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना है कस्टमर को, दैट इज दैट कॉन्सेप्ट। अभी जो मेरा आपने वीडियो देखा उसमें ग्रामरली का ऐड आ रहा था, तो बेसिकली ग्रामरली क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करना चाह रहा है, तो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पेनिट्रेट कर रहे हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मोबाइल कॉमर्स, सर व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कॉमर्स, इससे क्या बताना चाहोगे आप, मोबाइल कॉमर्स से बताइए ज़रा। ऐप बेस्ड इसका मतलब होता है ऐप बेस्ड। हर बड़ी वेबसाइट का आज एक अपना छोटा एप्लीकेशन है। अब जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है learncart.in और उसी के नाम से हमारा जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन भी है। मतलब देखिए 2 साल पहले हमने इस वेबसाइट को लॉन्च करा था, वेबसाइट पे आपको लेकर जाता है, बिकॉज उस टाइम तक ऐप का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। तो ये हमारी वेबसाइट है, करेक्ट, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आजकल क्या करते हैं, दे गो ऑन यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब वो मोबाइल का इस्तेमाल करते, तो फिर देन वी लॉन्च द मोबाइल ऐप वर्जन दैट इज कॉल्ड एज लर्न कार्ड। तो बेसिकली मोबाइल कॉमर्स का ये मतलब है कि क्योंकि लोग ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अभी इस पर वो डेस्कटॉप की साइट ओपन करने में मज़ा नहीं आएगा, इस पर आपको एप्लीकेशन को ओपन करने में ही मज़ा आएगा, बिकॉज इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप को ज़्यादा सपोर्ट करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। और आप देखो कोई भी कंपनी है उसका अपना एक एप्लीकेशन तो है ही। अरे आजकल तो बैंकिंग वालों के अपने मोबाइल एप्लीकेशन है। आप मुझे बताइए, आप वेबसाइट से शॉपिंग करे हो कि आप मोबाइल से शॉपिंग करते हो ज़्यादा, टेक योर ओन एग्जाम्पल। मोबाइल से ही करते हो। देखो आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी इंस्टीट्यूट ने रखा हुआ है, 55% ऑफ द ऑनलाइन ट्रैफिक टुडे इज जनरेटेड फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस एंड इट इज स्टिल ऑन द इंक्रीज। मैं तो कहता हूँ ये नंबर पुराना है, इससे भी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ चुका है, 70% तक हिट हो चुका है। 70% लोग अभी आज मोबाइल से जो है करते हैं। इवन स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह जो है, आपने कंपनीज का नाम सुना होगा, ओलम ट्रेड, जेरोडा, अपस्टॉक्स, ये बहुत सारी जो कंपनीज है ये ब्रोकिंग फर्म्स है जो आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग में हेल्प करती है। तो बस यहीं पर बैठकर आप स्टॉक मार्केट के भी मज़े ले सकते हो। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कॉमर्स। बात करेंगे बायोमेट्रिक्स की। सर बायोमेट्रिक क्या होता है, बायोमेट्रिक क्या होता है आपको बताएंगे, उसका डेफिनेशन आप देख लीजिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इज अ recent e-commerce technology trends that measure the physical characteristics of user such as fingerprints, palm, face or voice to solve security issues. With the use of biometrics, there will be no more stolen or forgotten password problem. Also, this is enhanced security measure will help foregoing डिफिकल्ट फॉर इंट्रूडर्स। सर इसका क्या मतलब है, बायोमेट्रिक्स का ये मतलब है जब कभी भी कंप्यूटर्स में आप अपने बॉडी के किसी पार्ट को एज अ पासवर्ड सेट कर देते हो, हम उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक ये वर्ड आ रहा है बायोलॉजी से, बायोलॉजी तो आप जानते ही हो, बायोलॉजी से ये वर्ड आ रहा है बायोमेट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है आपका रिजल्ट चेक करना। तो अगर आप अपने बॉडी के पार्ट को अपने कंप्यूटर के रिजल्ट में डालते हो और उसको बोलते हो भैया इसको तू पासवर्ड बना ले, जैसे आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका पासवर्ड है, आपका फिंगरप्रिंट इज अ पासवर्ड, आपका रेटिना स्कैन इज अ पासवर्ड, उसके बाद कई बार आपके हार्ट का बीट भी आपका पासवर्ड होता है। आपने वो मूवी देखी है क्रिश? वो क्रिश मूवी में आप देखो तो वो जो उसके पापा होते हैं, क्रिश के पापा, वो एक ऐसा कंप्यूटर बनाते हैं जो फ्यूचर को देख सके, बराबर। वो ओपन कैसे होता है कंप्यूटर, उनके रेटिना स्कैन और हार्ट बीट रेट से। सो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ बायोमेट्रिक यूज ऑफ बायोमेट्रिक थिंग्स। तो ये कह रहे कि ई कॉमर्स में भी आजकल बायोमेट्रिक का यूज हो रहा है। अमेजोन पे आप अगर जाकर के एलेक्सा को बोलोगे कि मेरे को अमेजोन पर ये प्रोडक्ट परचेज करना है, तो एलेक्सा चेक करेगी वेदर यू आर हैविंग एन ऑथोराइज अकाउंट विथ अमेजोन, और अगर आपका है तो आपको वो प्रोडक्ट के वहाँ पर डिस्प्ले दिखा देगी। और भी ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, एक बढ़िया सा मोबाइल डिवाइस होना चाहिए, या फिर आपके पास कंप्यूटर आ तो भी चलेगा। बेसिकली आपकी वॉइस को भी बायोमेट्रिक जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। ये वो साउथ की मूवी में दिखाया हुआ है, शिवाजी द बॉस, देखिए नहीं देखिए आपने? उसमें लास्ट में देखो उसका कंप्यूटर ये लोग लेकर जाते हैं रिसर्च के लिए, और वो अलग अलग आवाज़ में उसको बोलते हैं कूल वगैरह। वो कंप्यूटर क्या करता है, यार ये तो शिवाजी की आवाज़ नहीं, और वो सारा डेटा को करप्ट कर देता है। सो बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए ई कॉमर्स में आजकल बायोमेट्रिक का भी यूज़ हो रहा है। अभी इंडिया में इतना नहीं है, बट इन केस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ वहाँ पर इसका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी जैसे एप्पल का जो आईफोन है उसमें आप जानते हो ना फेस आईडी का फीचर होता है कि आपके फेस को डिटेक्ट करके वो अनलॉक हो जाएगा। इसी तरीके से इमेजिन करो आपके अमेजोन का अकाउंट है, वहाँ पर आपने आपका आईडी डाला और पासवर्ड डालने की जगह उसने आपके फेस को डिटेक्ट किया। सो बेसिकली दैट विल बिकम अ बायोमेट्रिक फंक्शन।
तो बायोमेट्रिक इज द न्यू ट्रेंड इन योर ई कॉमर्स, जो अभी आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। इंडिया में ई कॉमर्स अभी जस्ट जन्मा हुआ है, आप ऐसे बोल सकते हो कि अभी जस्ट 2-3-5% ही है ई कॉमर्स, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन तो भी इतना इफेक्ट है। तो अभी एक टाइम ऐसा आएगा, आज से लेकर 2-3 साल बाद आपको ये सब फेस आईडी, बायोमेट्रिक, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पैमाने पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट इज़ अ रीसेंट ट्रेंड इन ई कॉमर्स। तो आपको जो, हाँ बोलिए। हमारे मोबाइल में भी रहता है, मतलब फेस स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन। हाँ रहता है ना, वो तो है, वो तो बेटा मोबाइल को अनलॉक करने के लिए, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स की सिक्योरिटी के लिए। मतलब फ्लिपकार्ट का अगर आपको अकाउंट बनाना है तो उसके से पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपका मोबाइल का फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी वो ओपन हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, समझा। गूगल पे में देखो, आप गूगल पे में कई बार आपको वो पासवर्ड डालने को नहीं बोलता, जब आप अकाउंट सेट करते हो तो वहाँ पर जाकर आप जो है अपने फिंगरप्रिंट को रजिस्टर कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. कभी आपने एक्सपीरियंस किया है ये ऐसे? Yes. तो वही पार्ट है। आगे क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या नया है इसमें। Another trend in e-commerce is the use of chatbot, a fully automated chat agent that will answer all the questions of the consumer and act as the first point of contact. जब कभी भी आपको अमेजोन से चैट करना है तो बेसिकली पहले आप बॉट से चैट करोगे, फ्लिपकार्ट पे चैट करना तो आप बॉट से चैट करोगे, फिर आपकी अगर क्वेरी नहीं सॉल्व होती तो वो आपको ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करवा देंगे। चलिए, आपको ये ई कॉमर्स के हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिए, अभी एक बैंकिंग का आपको लेकर जाते हैं। इवन बैंक आर नाउ बिकमिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो हम कौन सी बैंक पर चलिए हमारी बैंक पर चलते हैं, HDFC बैंक। HDFC बैंक पर चलते हैं, ये आ गया, वेलकम टू HDFC बैंक। अभी यहाँ पर आपको एक कुछ लड़की दिख रही है, उसका नाम है यहाँ पर आस्क ईवा। क्या नाम है इसका? आस्क ईवा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, बेसिकली एक बॉट है, अगर मेरे को इससे चैट करना है तो देखो यहाँ पर उसने मेरे को बोला है हाय आई एम आस्क ईवा। आप इतनी सर्विसेज इससे ले सकते, क्या क्या? हेल्थ फर्स्ट, क्रेडिट कार्ड सर्विस। अगर मुझे ये जानना है कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसका बैलेंस कितना है, ये सब कुछ कितना, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अरे कुछ तो हो जा भैया, ईवा किधर चली गई? ये देखिए, मैंने उससे चैट करा और उसने मेरे को नीचे चैट किया, उसने बोला लेट्स स्टार्ट, यू कैन आस्क मी फॉर। आप उसको क्या क्या पूछ सकते हैं, उसने नीचे सर्विसेज हमको बता दी। इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो उसने नीचे क्या क्या बोला, मैनेज माई क्रेडिट कार्ड समरी, स्टेटमेंट डिटेल्स एंड सो ऑन। अगर मेरे को समरी देखना है तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, तो ये चैट के प्लेटफॉर्म में आपको दिखता है कि मैंने लिखा क्रेडिट कार्ड समरी और उसने बोला हैप्पी टू बी फर्स्ट विल रिसेट। अच्छा, वो बोला कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, फिर उस पर OTP आएगा, फिर ये चैटबॉट जो है ये वेरीफाई करेगा दैट वेदर यू आर एन ऑथोराइज कस्टमर ऑफ दिस बैंक, और उसके बाद जो भी आपको सर्विसेज चाहिए चैटबॉट खुद ही आपको बता देगा, है ना। दैट इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आस्क ईवा, कोई उधर एक्चुअली ईवा आंटी नहीं बैठी हुई, वो एक चैटबॉट है जो बनाया हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं तो आपको लगेगा भैया ये कौन सी आंटी है जो ऐसे कपड़े पहन के बैठी है यहाँ पर। बेटे वो आंटी नहीं है, वो चैटबॉट है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस सर। Yes. So that is that concept of artificial intelligence. Predictive analysis, बहुत बढ़िया। Predictive analysis, what is the meaning of the term? Prediction का मतलब क्या होता है? अंदाजा। अंदाज अपना अपना। तो देखिए ज़रा, कुछ रीडिंग करेंगे और आपको भी समझाएंगे। द यूज ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिसिस टूल इज इंक्रीजिंग टू प्रिडिक्ट ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर। These tools can help in analyzing customers' behavior, such as customer who does not return within 30 days was lost. By segmenting the customers in different categories, the company can optimize email communication in order to increase conversions by offering the right customer the right product in the right way at the right time. मतलब अगर आपको ये याद रखना है कि हमारे ऐसे कितने कस्टमर हैं जो पिछले 30 दिनों में वेबसाइट पर आए ही नहीं, तो क्यों नहीं आए, एनालाइज करो। हो सकता है कि उनको ऑफर चाहिए हो। ये डोमिनोज में बड़ा होता है। अगर आप डोमिनोज में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और आप 2-3 महीने तक डोमिनोज में नहीं जाओ, तो एक दिन आपको टेक्स्ट मैसेज आता है कि वी मिस यू एट डोमिनोज, ये ऑफर चल रही है कि क्या आपको इसको परचेस करना है। तो ये उनको कैसे पता चला कि हमने 2-3 महीनों से कुछ ऑर्डर ही नहीं करा डोमिनोज से? उनके डेटाबेस में वो चीज़ मौजूद है। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, ये जो एनालिसिस है प्रेडिक्टिव, वो खुद ही इस डेटा को कलेक्ट करता है और ये एनालाइज करता है कि एक कस्टमर पिछले कितने दिनों में इस नंबर से ऑर्डर नहीं आया।
नहीं आया ना तो हो सकता है कि वो कस्टमर हमारा कहीं चला ना जाए, तो उसको कम्युनिकेट कर देते हैं, उसको क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिसिस। हम डिमांड सप्लाई को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन अमेजोन सेल, ये जो आता है, जब इसमें कस्टमर परचेस करता है तो इस पर ये लोग जो फ्लिपकार्ट अमेजोन ये लोग डेटा एनालिटिक्स करते हैं। ये लोग देखते हैं कि इतना वो कौन सा परसेंटेज का कस्टमर है जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, कितना परसेंटेज लोग सीओडी ऑर्डर कर रहे हैं। अब एक ई कॉमर्स कंपनी के लिए फ़ायदा तभी है अगर कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है, बिकॉज उतना जल्दी पैसा उनके पास आता है और उतना ही जल्दी वो अपने सेलर्स को पैसा वापस दे सकते हैं। तो साइकिल जो है पैसे का फटाफट कंप्लीट होता है। तो इसलिए आप अगर देखो तो आपको ज़्यादातर ऑफर्स क्रेडिट कार्ड्स पर, डेबिट कार्ड पर, यूपीआई पेमेंट्स पर, इन पर आपको ऑफर मिलेगा। आपको कभी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑफर नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी देखा है कैश ऑन डिलीवरी पर ऑफर है, इसमें 100% मतलब 100 रुपीज़ का ऑफ इफ़ कैश ऑन डिलीवरी आपने लगा दिया? क्या कभी ऐसा देखा है आपने? आपको हमेशा ऑनलाइन पेमेंट पर ही देंगे ऑफर, क्यों ऐसा? ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट करना। बिकॉज वो चाहते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो, इसलिए वो आपको लुक्रेटिव ऑफर देते हैं कि भैया आ जाओ ऑनलाइन पेमेंट करो। और उनको पता है वो ज़्यादा प्रमोट कब करेंगे ऑनलाइन पेमेंट, अगर उनको ये पता चलता है कि ज़्यादा कस्टमर सीओडी कर रहा है। तो ये कहाँ से पता चलता है उनको? प्रिडिक्टिव एनालिसिस से पता चलता है। बैकएंड में आपका जो डेटाबेस है बेटा, उसको सिर्फ कलेक्ट नहीं किया जाता, उसको एनालाइज भी किया जाता है। सो दैट इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने से बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। अब जैसे अमेजोन को ये पता है कि महाराष्ट्र के लोग जो है वो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से बहुत उनको डिमांड आ रहा है, तो वो एनालाइज करके वो एक ऐसा बड़ा सा वेयरहाउस बनाते हैं जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र की डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। पूरे इंडिया में अमेजोन के 7 बड़े बड़े वेयरहाउसेज हैं। अमेजोन के 7 बड़े बड़े वेयरहाउस है। अगर आपको एक फ़ोटो देखनी है अमेजोन का वेयरहाउस कैसा रहता है तो आपको गूगल पर लेकर चलते हैं। भिवंडी में है ना सर? भिवंडी में है, महाराष्ट्र वाला तो भिवंडी में है। अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर, उसको फुलफिलमेंट सेंटर बोलते हैं ये लोग, नॉट वेयरहाउस। अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर, जरा इसकी इमेज को देखिए आप, कितना बड़ा एक फुलफिलमेंट सेंटर होता है और कितना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस वहाँ पर चलते हैं। क्या आप इस इमेज को देख पा रहे हो? जस्ट लुक एट द मैसिव स्केल दैट वी आर लुकिंग एट। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। ऐसे भिवंडी में भी है, ऐसे टोटल 7 है इंडिया में, टोटल 7। पूरे इंडिया को उन्होंने कवर कर रखा है अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशन के हिसाब से। अब महाराष्ट्र में मुंबई के आगे जो भिवंडी करके सिटी है, वहीं पर क्यों इसको बनाया गया? स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का हब है। मुंबई से बहुत हैवी डिमांड आता है, जो बड़ी सिटीज़ है उसके आसपास इसको रखा जाता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिमांड तो वहीं से आनी है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वही जो है वो ईजी है। वहाँ पर नेशनल हाईवे का कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब पता कैसे चलता है उनको? प्रिडिक्टिव एनालिसिस से। फिजिकली तो आप याद ही नहीं रख सकते ना, अपने को यही याद नहीं रहता कि कल आपने खाने में क्या खाया था, तो इतने हज़ारों लाखों कस्टमर कौन किधर से ऑर्डर कर रहा, याद कैसे रखोगे आप? याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ द सिस्टम हु विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और प्रिडिक्टिव एनालिसिस से अगर आप कस्टमर को वही चीज़ देते हो जो उसको चाहिए, तो बेसिकली आपका टर्नओवर इंक्रीज होता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। कंटेंट, सोशल कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट, बायोमेट्रिक्स, और क्या बच गया आपका? प्रिडिक्टिव एनालिसिस। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, पूछिए। नहीं, अच्छा नहीं कोई पूछ रहा था, बढ़िया। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है, मैं आपको वापस इंपॉर्टेंट इसको मार्क करवा देता हूँ। डेफिनेटली एग्जाम में देखो टपकेगा इसमें से कुछ ना कुछ। हाईली इंपॉर्टेंट आंसर, ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। नाउ वी गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। अब डिजिटल पेमेंट्स में हमको 3-4 आंसर करने हैं। हमको सबसे पहले देखना है न्यू मेथड्स, फिर देखेंगे ट्रेडिशनल, फिर देखेंगे एडवांटेजेस और देखेंगे डिसएडवांटेजेस। इस तरह से इसका सीक्वेंस चलेगा यहाँ पर। तनिष्क, नींद आ रही बेटे आपको? नहीं सर। कॉफ़ी वॉफ़ी पी के बैठ जाओ। डिजिटल पेमेंट्स की बात करेंगे तो न्यू मेथड्स पे जाने से पहले वी विल गो टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ई वॉलेट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटे ई कॉमर्स की।
ई वॉलेट्स की, सॉरी नॉट ई कॉमर्स की, ई वॉलेट। उसका मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, पेटीएम। व्हाट इज़ एन ई वॉलेट? ई वॉलेट क्या होता है? वॉलेट मतलब पर्स होता है, और ई वॉलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक पर्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पर्स एक ऐसी चीज़ है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड में है, वहाँ से आप पैसा अपने बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से पैसा इस पर्स में डाल दो, जो कि आपका एक स्टेटमेंट मेंटेन करेगा, और फिर आप इसी पर्स से इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करो, वेबसाइट पर परचेसिंग कर लो, दोस्त को पैसा भेज दो, पेट्रोल का पेमेंट कर दो, वाटर गैस बिल का पेमेंट कर दो, और जितना बैलेंस है फिर वापस आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। तो ये ट्रेडिशनल क्यों बोल रहे हैं सर इसको? बिकॉज इससे भी कई ज़्यादा एडवांस चीज़ें अब मार्केट में आ चुकी है। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ई वॉलेट। आप यहाँ पर पेटीएम का एग्जाम्पल लिख सकते हो, मोबीक्विक का भी एग्जाम्पल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्हाट अबाउट कार्ड्स? कार्ड्स, क्या आप लोग कभी कार्ड का यूज़ करते हो पेमेंट करने के लिए? करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, आपको आपके जो आपके पापा मम्मी बोलते हैं ये बच्चे बड़े शैतान हैं, बिल्कुल खर्चा कर देंगे, तो इनको देना ही नहीं है कार्ड। हाँ, ऐसी वाली बात है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। तो दो तरह के कार्ड्स बताए गए, एक है आपका क्रेडिट कार्ड और एक है आपका डेबिट कार्ड। तो सबसे सिंपल पर चलेंगे, जो आप रोजाना जिंदगी में यूज करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का बेटे यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख लो, एटीएम। ये आपका जो एटीएम कार्ड है दैट इज योर डेबिट कार्ड। इसको डेबिट कार्ड ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज डेबिट मतलब क्या? अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है? अकाउंटिंग के गोल्डन 3 रूल्स है, कौन कौन से? डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट व्हाट? कम्स इन, Credit what goes out, debit the receiver and credit the giver. These are the 3 golden rules of accounting, correct? तो बेसिकली उसी रूल्स पर ये एटीएम का यहाँ पर इजाद किया गया है। डेबिट कार्ड मतलब क्या? कि आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है और जितना आप खर्चा करोगे उतना आपके अकाउंट से पैसा जाएगा, डेबिट 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 होता चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बैंक के एंगल से सोचो, बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, जितना आप पैसा खर्च करोगे उतना पैसा बैंक को आपसे लेना है। या आप खुद के एंगल से सोचो कि आपका पैसा बैंक के पास है, आप जितना खर्च करोगे उतना उसको डेबिट 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 गिरेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एटीएम कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ अ डेबिट कार्ड। बेसिकली डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करने के लिए आपके अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। आपके अकाउंट में 5 रुपए है और आप एटीएम से जाके 100 रुपए विड्रॉल करने का ट्राई करोगे तो वो बोलेगा सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस। क्यों? अकाउंट में पैसा ही नहीं उतना देने के लिए। तो डेबिट कार्ड यूज करने के लिए तुम्हारे अकाउंट में पैसा होना जरूरी है, ठीक है ना? सो सर देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड इज नथिंग लाइक, इट इज लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लोन कह सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लोन। नॉर्मली क्या होती है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स होती है, लिमिट्स। अब जैसे मेरे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है, उस पर ₹5 लाख पर मंथ का लिमिट है। इसका क्या मतलब है? HDFC बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया है, अब मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हो या 5 रुपए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर मंथ मैं अपने इस क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपीस तक का एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ, और इसका पैसा मुझे HDFC बैंक को पेमेंट साइकिल पर देना है। अभी जो मेरा पेमेंट साइकिल है दैट इज 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। सर इसका क्या मतलब है? लेट अस से फॉर एग्जांपल जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में मैंने 5 लाख तक का एक्सपेंडिचर किया क्रेडिट कार्ड से, मेरे अकाउंट में 5 रुपए भी नहीं थे, लेकिन ये पैसा मतलब HDFC बैंक ने मेरे बिहाफ पे ये पैसा दिया हुआ है, तो इट इज़ लाइक अ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लोन, तो इसका मेरे को रिपेमेंट भी करना पड़ेगा। तो जनवरी का पेमेंट साइकिल का ड्यू डेट आता है 1st ऑफ फेब्रुवरी, तो बाय द डेट ऑफ 1st ऑफ फेब मेरे को ये पूरे 5 लाख जो मैंने जितना भी खर्चा किया है वो मेरे को HDFC बैंक को वापस देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज मेरे अकाउंट में थोड़ी थे 5 लाख रुपए, वो तो HDFC बैंक के पास पैसा था, उसने मेरे भी यहाँ पे पेमेंट कर दिया जब मैंने कार्ड को स्वाइप किया, HDFC बैंक ने अपने जेब से दिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। उस पर आपको कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, और अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हो तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपको भरना पड़ेगा। सो ये हो गई आपकी ट्रेडिशनल मेथड्स पेमेंट करने की। नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग का यूज़ करे हो क्या आप? यस सर, यस। नेट बैंकिंग, अब इसमें देखो सब कुछ आ रहा है, ठीक है, आपकी NEFT और आपका RTGS, ये दोनों इधर से आ रहा है। अब बोलोगे सर व्हाट अबाउट IMPS?
बेटे IMPS इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, वो न्यू डिजिटल पेमेंट में ऊपर कवर्ड है। यहाँ पर जो नेट बैंकिंग का मतलब हो रहा है अंदर जाके आप पेमेंट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल। हम इसका डिटेल एग्जांपल लेंगे जब हम लोग मतलब आपको मैं प्रॉपर एक ऑनलाइन नेट ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा जब हम चैप्टर 5 में जाएंगे, बिकॉज चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट बैंकिंग, नाम ही है उसका, कोर बैंकिंग सोल्यूशन CBS। तो पूरा बैंक का पूरा लेखा जोखा इधर आ जाएगा, कैसे डिजिटल पेमेंट होता है, इंटरनेट की सिक्योरिटी कैसी होती, जब आप इंटरनेट के वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे क्या होता है, वो सारी स्टेप्स हम आपको लाइव यहाँ पर दिखाएंगे। आज नहीं, बिकॉज यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका नीड नहीं है, चैप्टर 5 में हम लोग करने ही वाले हैं। सो ये होती है आपकी 3 तरह की ट्रेडिशनल पेमेंट्स, ई-वॉलेट्स, कार्ड्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट बैंकिंग। अब चलते हैं कुछ न्यू मेथड्स पे, पे। तो न्यू मेथड में सबसे पहला आ रहा है आपका UPI एप्स। UPI का फुल फॉर्म पता है आपको? अच्छा, फोन पे को तो यूज़ किया होगा ना आपने, फोन पे को यूज़ करे हो कि नहीं करे हो कभी? हाँ, सो दैट इज़ अ UPI एप्लीकेशन। UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी भी हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये इंडिया में पॉपुलर कब हुआ? पोस्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद UPI बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया इंडिया में। ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं था, इट वॉज देयर बट नोबडी वॉज नोइंग इट कि ये इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है। सर इसका यूज़ कब होता है? अब देखिए, पहले क्या हो रहा था, NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग या कार्ड पेमेंट, ये आप तभी करते थे जब आपको कोई बड़ा पेमेंट करना होता था। बट वॉट अबाउट क्या आप बाजार से आप रिक्शे में घर आए हो और रिक्शे वाले को 10 रुपये आपको देना है, तो उसके लिए को क्या 10 रुपये का चेक लिख के दोगे क्या उसको, या उसको बोलेगा भैया तुम्हारा अकाउंट नंबर बोलो, इधर से तुमको 10 रुपये के NEFT करता हूँ। 10 रुपये के NEFT करने के लिए बैंक भी आपको अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज कुछ मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है जिसपे आपको NEFT करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो छोटे छोटे पेमेंट्स को डिजिटाइज कैसे करें, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसे लेके आ जाए कि ये जो है छोटे छोटे पेमेंट्स को हम लोग डिजिटल में ले आ सके। तो टू बी वेरी मतलब प्रिसाइज 20,000 रुपये के नीचे अगर किसी को फटाफट से पेमेंट करना है विदाउट एनी टेंशन एंड सो ऑन, मतलब एकदम इजीली मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर को पेमेंट कर देना है बिल्कुल, तो इस केस में UPI टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो गया कि जहाँ पे आपके मोबाइल नंबर को और आपको बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया। अभी पहले क्या होता था, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट नंबर आपको चाहिए था फंड्स ट्रांसफर करने के लिए। अभी आज ये लेयर हट चुका है, इससे अगला लेयर आ गया, दैट इज मोबाइल नंबर विच इज मोर एक्सेसिबल। आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव है, आपके दोस्त का नंबर उसके बैंक अकाउंट से लिंक है, तो अगर आपने आपके दोस्त के नंबर पर पेमेंट भेजा तो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप समझ रहे हो UPI का लॉजिक कैसे काम कर सकता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो सर ये काम कैसे करता है? सभी बैंकों ने मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया, सभी बैंकों ने अपने कस्टमर का पूरा डेटाबेस उस पर अपलोड कर दिया। तो इसीलिए UPI यूज़ करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक होना ज़रूरी है। वो इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज दैट मोबाइल नंबर इज़ द ब्रिज जहाँ से आपके बैंक अकाउंट की पहचान है। बैंक अकाउंट नंबर इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनको याद रखना ईजी नहीं है। मोबाइल नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स में सेव होता है, इसीलिए उसको यूज़ किया गया और उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नॉट ओनली फ़ोनपे, मैनी अदर एप्लीकेशंस आर यूजिंग UPI। भीम भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो UPI का यूज़ करता है। उसके बाद आपका गूगल पे भी UPI का यूज़ करता है, पेटीएम पे भी आपको UPI मिल जाएगा कुछ इस हिसाब से। उसके बाद में मैंने बात करी थी आपके साथ IMPS की। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब IMPS वर्सेस NEFT या RTGS। अब क्या होता है, NEFT या RTGS करने के टाइम पर आपको बेनिफिशियरी क्रिएट करना पड़ता है। सर बेनिफिशियरी कौन है? जिसको आपको पेमेंट करना है। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल कि मेरे को काबरा को पेमेंट करना है, तो मैं बोलूँगा काबरा भैया तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा बैंक अकाउंट बताओ, तुम्हारा बैंक का IFSC कोड बताओ। ये जाकर मैं अपने बैंक अकाउंट में एंटर करूँगा नेट बैंकिंग में। फिर मेरे को वो जब मैं उसको एंटर करूँगा और सबमिट बटन दबा दूंगा तो बैंक कहता है कि भैया हमको मिनिमम 8 घंटे का समय दे दो ताकि इस बेनिफिशियरी को वेरीफाई करके हम इसको एक्टिवेट करें। तो मैंने बेनिफिशियरी क्रिएट करना और उसको पेमेंट करना, इसके बीच में 8 घंटे का टाइम गैप लगता है इन केस ऑफ NEFT एंड RTGS। बट हमको इतना टाइम नहीं है, वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट, वी वांट फास्ट पेमेंट्स। तो
तो ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया गया है कि जहाँ पे बहुत ही क्विक वेरिफिकेशन होने लगा, और उस क्विक वेरिफिकेशन के टेक्नोलॉजी का नाम है IMPS। अब IMPS की टेक्नोलॉजी में जब आप इमीडिएटली किसी को ऐड करते हो बेनिफिशियरी, अगले सेकंड आप उसको पेमेंट करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है। और डेफिनेटली IMPS का चार्ज भी ज़्यादा होता है, लगभग 5 से 6 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको चार्ज देना होता है IMPS। अभी ये एक्सिस बैंक तो ऐसा चार्ज करता है जहाँ से हम लोग पेमेंट करते हैं, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा कि वो चार्ज कितना रखते हैं। बट दैट इज़ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ IMPS कि बेनिफिशियरी क्रिएट करके उसको पेमेंट करने में कोई टाइम डिले की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी वांट वेरी फास्ट पेमेंट। कुणाल कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, बोलो कुणाल। सर अभी नहीं लगता है निफ्टी को इतना बेनिफिशियल? हाँ, तो वो इसीलिए नहीं लगता बिकॉज IMPS आ चुका है ना। तो अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेटा इवॉल्व होता है वैसे वैसे होता है। मतलब आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, NEFT अगर आपको क्रिएट करना है एक्सिस बैंक में तो वहाँ पर 30 मिनट्स में काम हो रहा है, लेकिन वही अगर आपको यूनियन बैंक में जाकर के अगर आप NEFT का बेनिफिशियरी क्रिएट करोगे तो वो 24 आवर्स लेते हैं। तो बैंक टू बैंक ही डिपेंड कर रहा है। तो आजकल लोग बहुत कम इसका इस्तेमाल करें, ज़्यादातर यूज़ तो IMPS का ही हो रहा है, बिकॉज जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो ओल्ड को भी तो फास्ट होना पड़ेगा, ये हिसाब से। मोबाइल ऐप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल ऐप्स। अब बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जब UPI ऐप्स को दे रखा था तो मोबाइल ऐप्स को नहीं देते तो ठीक था, बट चलो कोई बात नहीं। एट द एंड उनको UPI की ही बात करनी है। यहाँ पर भी UPI की ही बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल चिपकाया भीम का। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस मनी। ये भी पूछते हैं आपसे एग्जाम में कभी कभी। नहीं तो अपने को भीम 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 ही याद है, लेकिन पता ही नहीं है कि ये छोटा भीम बड़ा भीम इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एग्जाम में आपके साथ जो बेटा दिक्कत हो सकती है। ये भीम किसने डेवलप करा सर? ये भीम डेवलप किसने करा? ये एक बहुत ही बढ़िया सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेसिकली सारे ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो इंडिया में होते हैं उसको वो मॉनिटर करती है, और उस मदर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। इनके वेबसाइट पर हम अगले पॉइंट पर भी चलने ही वाले। द कॉन्सेप्ट ऑफ NPCI ही वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने UPI को ईजाद किया है, जिसने भीम को डेवलप किया है, जिसने रुपे कार्ड को डेवलप करा है, फिर आगे मैं बताऊंगा, और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को उसी ने डेवलप करा। उसके बाद आपका *99#, इस नंबर को डायल करने से भी आप ऑनलाइन सर्विसेज से पेमेंट कर सकते हो, ये भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने करा। एक काम करते ना, आपको इसी ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर लेकर चलते। यहाँ पर बहुत वेबसाइट्स ओपन हो गई है, बंद कर देता हूँ थोड़ा, नेट भी ठीक चलेगा। इससे पहले कभी गए हो क्या आप NPCI के वेबसाइट पर? नो। पता ही नहीं था आपको NPCI के बारे में? इसको इंडिया का पेपाल बोला जाता है। पेपाल का नाम तो सुने होंगे आपने? Yes. हाँ, तो इसको इंडिया का पेपाल बोला जाता है। NPCI इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी इंट्रोड्यूसिंग IRCTC SBI रुपे कार्ड। ये देखिए, ये गवर्नमेंट की कंपनी है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यही वो कंपनी है जिसने सारे के सारे आपके प्रोडक्ट्स को बनाया है। ज़रा देखिए, रुपे, भीम, IMPS, भारत बिल पे, *99#, आपका AEPS, भीम आधार वेरिफिकेशन, ये सब कुछ इसी कंपनी ने बनाया हुआ है, और यहीं से आपके सिलेबस में इसको उतारा गया है। बिकॉज देखो, अगला पॉइंट जो हमको पढ़ना है बेटा, दैट अगला पॉइंट इज योर मोबाइल वॉलेट्स। मोबाइल वॉलेट अभी एक्चुअली इन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों करा कि नीचे भी ई वॉलेट्स लिखा और यहाँ भी मोबाइल वॉलेट्स लिखा। एक्चुअली उसका लॉजिक सेम है, इसलिए आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर मोबीक्विक को दे दिया, और वो खुद भी यहाँ पर पेटीएम का एग्जांपल लिख रहे हैं। पेटीएम, फ्री चार्ज, मोबीक्विक एक्सेट्रा, सम ऑफ दिस ओन्ड बाय बैंक्स एंड सम आर ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज। वही वाला लॉजिक है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद यूज़ नहीं किया होगा। AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस। अब ये धीरे धीरे पॉपुलर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे अभी हमने UPI देखा, ये AEPS है, वो UPI है। UPI में मोबाइल नंबर का यूज़ हो रहा है, आधार में नाम में इसके आधार है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब ये कुछ एक ऐसा काम करता है कि यदि पर्सन A को पर्सन B को पेमेंट भेजना है तो पर्सन A बैंक में जाएगा। बैंक में जाने के बाद पर्सन A अपना आधार नंबर बताएगा, और सेंडर विल गिव हिज आधार नंबर एंड ही विल ऑल्सो गिव आधार नंबर ऑफ द रिसीवर। फिर बैंक उसको एंट्री करेगा, वहाँ पर एक छोटा सा डिवाइस होगा, वो बैंक वाला आपसे पूछेगा आपको कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है, फिर आपने अमाउंट बता देना है। और ऑथेंटिकेशन के लिए
उस एक डिवाइस पर आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, बिकॉज आधार के डेटाबेस में आपका फिंगरप्रिंट मौजूद है। यस और नो? कभी आधार आपने वो जियो के सिम कार्ड तो लिए होंगे, तो जियो के सिम कार्ड जब आपने लिए तो आपका ई आधार कार्ड से आपका केवाईसी हो गया। सो दैट इज दैट कॉन्सेप्ट कि आधार कार्ड के नंबर से यूज़ करके हम पेमेंट करेंगे। इसलिए आजकल ये भी ज़रूरी है कि आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार का लिंक होना भी ज़रूरी है। जैसे मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है तो यूपीआई काम करेगा, आधार नंबर भी लिंक है अच्छे से आपके अकाउंट के साथ तो एईपीएस भी काम करेगा, एईपीएस भी काम करेगा। सर ये अभी हम लोग इतना यूज़ क्यों नहीं करते? बिकॉज बेटा इसका यूज़ ज़्यादा देहात में होता है, विलेजेस में इसका यूज़ होता है, जहाँ पर लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास मोबाइल नंबर का मतलब मोबाइल का इतना कुछ उनको यूज़ नहीं है। ये जो ऊपर सब हमको जो हमने अभी भी देखा, इसके लिए आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है। लेकिन इमेजिन करो अपने गजोदर भैया जो बिहार के किसी कोने में बैठे हुए हैं, किसी विलेज में, जिधर एक ही बैंक है और उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे वो? तो उनके लिए एईपीएस का ऑप्शन अवेलेबल है कि आप बैंक में जाइए, अपना आधार नंबर बताइए, रिसीवर का आधार नंबर बताइए, अपने फिंगरप्रिंट को लगाइए ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज करने के लिए, और अगर वो मैच होता है तो पैसा आपके आधार नंबर से रिसीवर के आधार नंबर पर चला जाएगा। अल्टीमेटली उस आधार नंबर के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उधर वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। मतलब आप कोई टेक्नोलॉजी समझ में आ रही होगी कि पहले हमने बैंक अकाउंट को इम्पोर्टेंस दिया, फिर बैंक अकाउंट को इम्पोर्टेंस हमको पता चला ये कॉम्प्लेक्स है तो हमने मोबाइल नंबर को इम्पोर्टेंस दिया, मोबाइल नंबर की टेक्नोलॉजी को हमने बोला यूपीआई, फिर हमने बोला यार कुछ और भी हमको चाहिए, तो फिर बैंक अकाउंट नंबर के साथ हमने आधार को भी लिंक किया, बिकॉज आधार सब में पॉपुलर और सबके पास है। केवाईसी का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आधार ही है। अगर मुझे प्रूव करना है कि मैं हूँ, मैं कैसे प्रूव करूँ? मेरे पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। तो हमने आधार कार्ड के ऊपर एक टेक्नोलॉजी बना दी जिसका नाम है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और सर ये बनाया किसने? वही अपनी पुरानी एनपीसीआई। ये देखिए एनपीसीआई ने ही आधार को बनाया, एईपीएस को बनाया हुआ, ये नीचे दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट ओवरव्यू। ये देखिए ये सब कुछ एईपीएस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और बेटे यहीं से कॉपी पेस्ट करके आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने इसको डाला हुआ है। समझ रहा है आपको? कोई बच्चा कोई हैंड रेस कर रहा था, लेट मी जस्ट सी। बोलो रिद्धि, क्या आपको क्या कहना है? सर वो बैंक एक ही बैंक से एक ही बैंक से अलग बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अलग अलग बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या होता है जब आप अपना आधार कार्ड देते हो, आधार कार्ड नंबर देते हो, तो बैंक वालों को उनके डेटाबेस में दिखाई देता है कि इस आधार नंबर पर कितने अकाउंट्स कौन से बैंक के लिंक्ड है, वो डेटाबेस में दिखाई देता है। फिर वो बैंक वाला आपसे पूछता है कि कौन से अकाउंट में डालना है बताओ, फिर आप उससे पूछो कि भाई तेरे को कौन सा अकाउंट में क्रेडिट चाहिए। फिर अगर वो बोला और वो उधर डेटाबेस में दिख रहा है तो आप बोलो कि भैया वो अकाउंट में उसको डाल दो, वो हिसाब से वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा पैसा। बिकॉज आपका डाउट सही है कि सर आधार नंबर तो एक है लेकिन बैंक अकाउंट तो मल्टीपल हो सकते हैं, है ना। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अब एक ऐसा टाइम आएगा, देखो आज से 2 से 3 साल बाद, जब तक आप लोग आर्टिकलशिप के 3rd ईयर में होंगे, याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऐसा टाइम आएगा कि नाउ यू विल बी होल्डिंग अ सिंगल बैंक अकाउंट, नॉट मल्टीपल अकाउंट्स विथ मेनी बैंक्स। आज क्या है, मेरा एक्सिस के साथ भी अकाउंट है, एचडीएफसी में भी है, आईसीआईसीआई में भी है, और पता नहीं कितने बैंकों में मेरा अकाउंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इससे गड़बड़ बढ़ती है, ऐसी टेक्नोलॉजी फिर कॉम्प्लेक्स होते जा रही है। तो धीरे धीरे बैंकों का कंसोलिडेशन भी हो रहा है, आपको दिख रहा है मार्केट में अभी। जैसे देना बैंक गॉट इनटू योर बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक जो है कैनरा बैंक में मर्ज हो गया, ऐसी बैंकों का मर्जिंग चल रहा है। सो अ डे विल कम व्हेन देयर विल बी वेरी फ्यू बैंक्स और आपको केवल एक ही अकाउंट मिलेगा और एक ही नंबर मिलेगा, उस पे से ही आपको पूरी ज़िंदगी चलानी पड़ेगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी सिंप्लीफाइड, और ऐसा होगा आपके आर्टिकलशिप के 3rd ईयर तक ये सब कुछ चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी। नाउ वी कम टू एक्चुअल गजोदर भैया वाला एग्जाम्पल, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा ये भी आपके एनपीसीआई ने बनाया, एंड इट इज़ ऑल्सो अ न्यू मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स ऑनलाइन। सर ये कैसे होता है, क्या ये कोई एप्लीकेशन है? नहीं, बेसिकली ये एक नंबर है *99#। आप ये वीडियो देखते देखते मेरे साथ प्रैक्टिकल इसको कर सकते हो। अपने मोबाइल के डायल पैड में जाना और डायल करना *99#, और आपके नंबर से इसको आप कॉल करो। एक यूएसएसडी कोड यहाँ पर रन हो जाएगा, उसी
USSD को बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा ये तभी एक्टिवेट होकर काम करेगा अगर आपका नंबर जिससे आपने डायल करा, मेरी बात सुनो, ये तभी एक्टिवेट होकर काम करेगा अगर आपका ये जो नंबर है जिससे आपने डायल करा वो किसी बैंक अकाउंट से लिंक है। तो उसी नंबर पर जाकर ये डायल करो तो वो आपको कुछ मेनू दिखाएगा। अभी यहाँ पर जो मुझे वो मेनू दिखा रहा है दैट इज सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माय प्रोफाइल को चेक करो, पेंडिंग रिक्वेस्ट, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन, यूपीआई पिन जनरेट करो। ये देखिए क्या आपको इसको अच्छे से दिख रहा है। ये मेनू मेरे को कब दिखा, जब मैंने *99# को अपने मोबाइल पर डायल करा। तो बेसिकली इसका यूज़ कौन कर सकता है? हम तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये स्मार्टफोन वाले ऑप्शंस अवेलेबल है ना। तो सर ये इसका यूज़ किसके लिए बहुत अच्छा है? हु विल यूज इट मोर? गजोदर भैया। गजोदर भैया, क्योंकि उनके पास कौन सा फ़ोन होगा? नोकिया। ये देखो कुछ इस ऐसा, ये जो बटन वाले फ़ोन होते हैं ना, इस पे आपका यूपीआई नहीं चलेगा, इस पे भीम नहीं चलेगा, इस पे पेटीएम कंपैटिबल नहीं है, इस पे सिर्फ वो सांप का गेम चलता है, स्नेक वाला, और कुछ नहीं चलता इस पे। तो ऐसे वाले फ़ोन से भी आज आप पेमेंट कर सकते हो बिकॉज इस पर डायल पैड तो है। तो डायल पैड पे जाइए और आपका ये *99# यूज़ कीजिए, और जब आप उसको यूज़ करोगे तो वो मेनू आपके सामने वहाँ पर ओपन हो जाएगा। जरा मैं बताता हूँ कि कौन सा। ऑब्वियसली बेटा चार्ज तो लगेगा ना, फ्री थोड़ी रहेगा, चार्ज तो लगेगा ना। ये अपने इंडिया का यही प्रॉब्लम है, सब कुछ फ्री में चाहिए और फिर कहते कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा, गवर्नमेंट, अरे कैसे करेंगे बेटा, उनको भी तो सिस्टम चलाना है। ये देखिए *99# प्रोडक्ट ओवरव्यू, आपको डिटेल में बता देते हैं कि कौन सा मेनू आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये देखिए इतनी टाइप की फाइनेंशियल सर्विस आपको यहाँ पर दिखाई, अरे ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, इतनी टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। कौन कौन सी? सेंडिंग मनी, यूपीआई आईडी, मनी यूजिंग आधार नंबर, और ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज। नीचे की आपको नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी यहाँ से मिल जाएंगी। अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, यूपीआई पिन को सेट करना है, यूपीआई पिन को चेंज करना है, पिछले 5 ट्रांजैक्शंस को देखना है, और वैल्यू एडेड सर्विसेज एक्स्ट्रा चार्ज के साथ आधार लिंकिंग का स्टेटस पता चलेगा। PMJDY अकाउंट ओवरड्राफ्ट स्टेटस। ये PMJDY क्या है सर? प्रधानमंत्री जीवन दायिनी योजना जो मोदी जी ने लॉन्च करी है, प्रधानमंत्री जीवन दायिनी योजना का जो ओवरड्राफ्ट आपने जो है वो ले रखा है, उसका स्टेटस भी आपको इधर से पता चल जाएगा। करेक्ट? तो इतना ये ज़बरदस्त है। तो अब गजोदर भैया को महंगे मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे मोबाइल से भी गजोदर भैया का भारी काम हो जाएगा। तुमको लगता है तुम ही डिजिटल पेमेंट कर सकते हो? नहीं, गजोदर भैया भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट ने उनके लिए ये टेक्नोलॉजी लेकर के आ गया जिसका नाम है *99#। इसको यूज़ करके देखना और इसका फुल फॉर्म याद कर लो, एग्ज़ाम में बच्चे नहीं करते और उड़ जाते हैं। USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। कितने बच्चों ने अभी मेरे साथ में इसको डायल किया और आपको ये मेनू दिखा आपके मोबाइल में? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। सर इनवैलिड MMI कोड बता रही है। हाँ, वो इनवैलिड इसलिए बता रहा बिकॉज आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। मैंने मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। वो इनवैलिड इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा आपका। अदरवाइज अगर मोबाइल नंबर लिंक है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इमीडिएटली ये सर्विस एक्टिवेट होती है। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ USSD। 2 नया आ गया, मोबाइल बैंकिंग पे चर्चा करेंगे और ये क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, मजा आएगा क्रिप्टो करेंसी की बात जब करेंगे। क्रिप्टो करेंसी में एग्जांपल किसका लेंगे? बिटकॉइन का। बिटकॉइन का तो थोड़ा बिटकॉइन के बारे में बताएंगे आपको कि क्या होता है, कैसे होता है। सर वो एक फाइल भी है, ये इसके बारे में क्या हो गया? वो एक फाइल भी एक क्रिप्टो करेंसी आई है, हाँ, पाए करके क्रिप्टो करेंसी आया है। करेक्ट, उसके बारे में भी बताइए। ठीक है। बट पाए बेटा इतना पॉपुलर नहीं है अभी बिकॉज बिटकॉइन इज मोर एक्सेप्टेबल एज ऑफ नाउ। अगर आप कहीं पे पाए की करेंसी में पेमेंट करोगे तो इतना एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। अब तो बिटकॉइन की भी वाट लगी पड़ी है। अगर आपने इलॉन मस्क के रिसेंट ट्वीट को देखा होगा तो आपको पता चलेगा। बट बात करेंगे सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग की। ना व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग का मतलब देखो कितना फालतू कॉन्सेप्ट है। ये कह रहे हैं कि हर बैंक का अपना एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो आपको सब कुछ स्टेटस दिखता है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल बैंकिंग। चलिए आपको लाइव एग्जांपल बताते हैं। ये अपना मोबाइल है,
और मेरे इस मोबाइल में आपको ऊपर एक्सिस बैंक का ऐप दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे एक्सिस बैंक। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये एक्सिस बैंक का ऐप यहाँ पर ओपन हो गया, दिख रहा है आपको एक्सिस बैंक। Yes. ये एक्सिस बैंक जो है यहाँ से मैं ट्रांजैक्शंस कर सकता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन करा तो ये मुझे कुछ पिन पासवर्ड पूछेगा यहाँ पर, तो मैं आपको तो नहीं बता सकता, मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, है ना। तो मैंने इसका यहाँ पर एंटर कर दिया और ये यहाँ पर बैंक जो ओपन हो गया। अब देखिए गरीबों के अकाउंट में केवल कितने रुपए है, 2393, मतलब केवल 2000 रुपये मेरे अकाउंट में। ये देखिए इतना गरीबी आ चुकी है यहाँ पर कि केवल 2300 रुपीज़ बचे हैं मेरे अकाउंट में। तो यहाँ से क्या हो गया, एक अकाउंट में अरे ये तो एक ही अकाउंट है मेरे पास, है ही एक अकाउंट मेरे पास। पैसे की ही प्रॉब्लम चल रही है, समझ रहे हो आप। क्रेडिट कार्ड तो है वैसे, हाँ हाँ, क्या हो गया। क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड पे वो भी तो लोन है ना बेटा, उसको भी तो चुकाना पड़ेगा। मैं 5 लाख का खर्चा कर दूँ, क्रेडिट कार्ड का पैसा कहाँ से चुकाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारे मेनू होते हैं। फंड्स ट्रांसफ़र पे अगर मैं क्लिक करूँ तो जो भी मेरे बेनिफिशियरी है वो मुझे यहाँ पर दीजिएगा और यहाँ से भी मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ मोबाइल बैंकिंग ऐप। बात करेंगे भैया क्रिप्टो करेंसी की। ये क्रिप्टो करेंसी को आप हाईलाइट कर लो, इसको आप स्टार मार्क कर लो, पूछेगा इस पर MCQ तो पक्का मारेंगे ये लोग। क्रिप्टो करेंसी, इसको अच्छे से रीड करके समझेंगे बिकॉज इट्स द न्यू थिंग। Cryptocurrency is another electronic payment method that is steadily growing in popularity. Cryptocurrency is a 1, 2, 3। बेसिकली आपको फटाफट से बता देता हूँ कि अच्छा बिटकॉइन के बारे में क्या क्या जानते हो, पहले आप मुझे बता दो ताकि मुझे पता चले आपको क्या पता है। इलीगल इंडिया। इलीगल है और ऐसा लीगल है, हाई कोर्ट ने परमिशन दी। मैं सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, बताइए। इलीगल एक पता चला, एक बच्चा बोल रहा है इलीगल नहीं है, और बताइए। उसमें कुछ कोड्स रहते हैं जिसे हमें क्रैक करने होते हैं, तो फिर और बिटकॉइंस हमें क्रेडिट होते हैं। अच्छा, और उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, उसकी वैलिडिटी वैल्यू बढ़ती जाती है उसकी। वैल्यू बढ़ती जाती है। ओके, डिजिटल करेंसी, उसका कुछ फिजिकल ऐसा कुछ है। फिजिकल कुछ नहीं, इट्स डिजिटल करेंसी। और क्या पता है इसके बारे में। एलन मस्क ट्वीट कर बताते हैं आपको। बेसिकली बिटकॉइन है क्या? माइनिंग कर सकते हैं सर क्रिप्टो करेंसी। कर सकते हैं। बेसिकली देखो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है, सबसे पहले तो ये जानो कि जिसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अब जैसे इंडिया में अपना जो रुपी है उसका सेंट्रल अथॉरिटी कौन है, रिजर्व बैंक। एक सेंट्रल बैंक होती है कंट्री की जो उसको प्रिंट करती है और उसकी डिनोमिनेशन को डिफाइन करती है कि 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, जो भी है। लेकिन ये सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि ये सेंट्रल कंट्रोल है, एक बैंक के पास, एक कंट्री की गवर्नमेंट के पास इसका सेंट्रल कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट जब चाहे इसमें तबाही मचा सकती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डीमोनेटाइजेशन। कि डीमोनेटाइजेशन में रातों रात मोदी जी ने बोला कि 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये उनका वर्डिंग है, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब इट इज़ नॉट यूजेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो कोई उसकी वैल्यू रातों रात खत्म हो गई, तो कागज़ के टुकड़े हो गए। तो बेसिकली यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ा रीज़न है क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन होने का। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का इन्वेंशन 2008 में हो चुका है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी अब बढ़ी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्वेंशन 2008 में हो गया था। इसका बहुत ही कुछ बेसिक से प्रिंसिपल है। सबसे पहला, इसका सप्लाई लिमिटेड होता है, बिकॉज जितना सप्लाई लिमिटेड होगा उतनी वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी। नॉर्मल करेंसी में क्या होता है भाई, गवर्नमेंट के हाथ में। अगर इंडिया पे बैंक्रप्सी का सिचुएशन आ गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, छापो पैसे, अपने ही पास है ना। आप इमेजिन करो कि हम और आप सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक ऐसी स्टेज अपनी इकोनॉमी में आ गई है कि अब इंडिया के पास अगले 2 दिनों का भी पैसा देने को लोगों के पास पैसे नहीं, मतलब इतनी बैंक्रप्सी की सिचुएशन है। द गवर्नमेंट हैज गॉन बैंक्रप्ट। तो क्या करेंगे फिर, पैसा छापेंगे, बिकॉज पावर तो अपने पास है ना। अपने रुपये की वैल्यू अपन डिफाइन करेंगे तो हम पैसा छाप लेंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब कंट्रोल तो है, लेकिन ओवर कंट्रोल समटाइम बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो क्रिप्टो करेंसी में कोई कंट्री इसको कंट्रोल नहीं करता, इसको कंप्यूटर्स कंट्रोल करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी को हैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये आपको थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जहाँ पर एक लेजर मेंटेन किया जाता है कि आपके नाम पर कितने क्रिप्टो करेंसी है,
और ये लेजर की हज़ारों कॉपियाँ दुनिया के हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स में मौजूद है। इसको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल मैनेज नहीं कर रहा, इट्स अ बिग ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल हु इज़ मैनेजिंग इट। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी लेवल ज़्यादा बड़ा है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती। इसको आप कोई मतलब क्रैक करने का जरिया नहीं है। अभी आप बोलोगे सर जैसे वेबसाइट हैक हो सकता है तो वैसे क्रिप्टो करेंसी भी हैक हो सकता है। बेटे क्रिप्टो करेंसी को अगर आपको हैक करना है तो लाखों कंप्यूटर्स को आपको हैक करना पड़ेगा जहां पर इसके लेजर की कॉपी मौजूद है। तो कितने कंप्यूटर को हैक करोगे आप? कितना दम है आप में? हाँ, कितने कंप्यूटर हैक करोगे? 1 लाख, 2 लाख, अगर मैं बोलूँ करोड़ों कंप्यूटर में उसका जो है वो लेजर पड़ा हुआ है, अपने को भी नहीं पता होता कि उसका रिकॉर्ड किधर किधर है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, इसका जो कहते हैं ना सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक्स आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि कहाँ से इसका इजाद हुआ, क्यों इसकी नीड है और ये क्यों आगे बहुत बढ़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बेटे बिटकॉइन, विच इज़ मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है बिटकॉइन। आगे देखिए कुछ और चीज़ आपको जाननी है बिटकॉइन के रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड। डिजिटल करेंसी प्रोड्यूस्ड बाय अ पब्लिक नेटवर्क रादर देन एनी गवर्नमेंट दैट यूजेस cryptography to ensure that payments are sent and received safely. A cryptocurrency is a medium of exchange wherein records of individual coin ownership are stored in a computerized database using strong cryptography. Cryptography का यहाँ पर मतलब है the art and science of encryption. ऐसे लिख लो इधर, the art and science of encryption and art and science of encryption. मतलब देखो आपका सिलेबस कितना अपडेटेड है, जो लेटेस्ट दुनिया में चल रहा है बेटा वही आपको सिखाया जा रहा है। डिजिटल मेथड में क्रिप्टो करेंसी डाल दिया आपके सिलेबस में। आगे पढ़ रहा हूं मैं, जो मैंने बताया बेटे वही लिखा हुआ है कि कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रहा, कंप्यूटर इसको कंट्रोल कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑल द डेटा इज एंश्योर्ड विद स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी भी, ये आपको मैंने मीनिंग लिखा दिया ऊपर। द स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू काउंटरफिट और डबल स्पेंड। काउंटरफिट और डबल स्पेंड मतलब आप इसकी कॉपी नहीं बना सकते, जाली नोट नहीं बना सकते। जाली नोट कैसे बना लोगे आप? अपने इंडिया में तो बहुत इजी है, मतलब वो कहते हैं ना फेक नोट्स, पेपर की फेक नोट बन सकती है। ये इतना स्ट्रांग है, इसको हजारों कंप्यूटर में इसकी कॉपी मौजूद है, तो आप इसका डुप्लीकेट बना ही नहीं सकते। डुप्लीकेट आप इसका बना ही नहीं सकते। द अदर डिजिटल करेंसी सच एज डिजिकैश यूटिलाइजेस अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी अप्रोच इन विच अ थर्ड पार्टी वेरीफाइज एंड फैसिलिटेट्स द ट्रांजैक्शन। क्रिप्टो करेंसी इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, मैंने बताया किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल नहीं है इसका, विच मीन्स दैट देर आर नो सर्वर्स इन्वॉल्व एंड नो सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इट इज एन ओपन करेंसी। आज भले ही इलॉन मस्क कुछ भी ट्वीट करे, लोग कुछ भी बोले बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बट आने वाले 20 से 25 सालों में जब तक आप भी बड़े हो जाओगे, आप देखना यही चलेगा मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी ही चलेगा। बेसिकली आज हम एक डिजिटल कैश का यूज़ कर रहे हैं। आप देखो, आपने बैंक अकाउंट में जाके पैसा डिपॉजिट किया आज 1 लाख रुपए, घर पे आके आपको यहाँ पर वेबसाइट पर दिखता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है। फिर आप कार्ड के थ्रू जाकर कहीं पर पेमेंट करते हो एटीएम कार्ड पे, फिर आपको एक मैसेज आता है कि आपके 1 लाख में से इतना पैसा कट हो गया और इतना पैसा दिख रहा है। आप इमेजिन करो, आपने साल भर केवल डिजिटल पेमेंट ही करा, तो फिजिकल तो यूज ही नहीं करा आपने। आपका सिर्फ नंबर कम ज़्यादा हो रहा है। कहीं से पैसा क्रेडिट हुआ है तो नंबर बढ़ रहा है, कहीं पर पैसा आपने स्पेंड किया तो नंबर कम हो रहा है। मतलब बेसिकली इट इज गोइंग टू बी जस्ट अ नंबर इकोनॉमी। आप देख रहे हो फ्यूचर क्या हो सकता है, सिर्फ नंबर ही घूमेंगे। तो इट्स बेटर ना कि ये फिजिकल कैश को ही खत्म कर दे और सीधा क्रिप्टो करेंसी को इसको एक्सेप्टेबिलिटी दे दे। बिकॉज आज जो हम लोग डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक फिजिकल बेस है और वो फिजिकल बेस पे किसी का सेंट्रल कंट्रोल है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इज कंप्लीटली डिजिटल, जिसका कोई कह सकते ना, कोई उसका सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज़ मैनेज बाय अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका सिक्योरिटी भी ज़्यादा है और इसको क्रिप्टो करेंसी में कभी डिमोनेटाइजेशन आ ही नहीं सकता। इट कैन नेवर हैपन, क्योंकि किसका सेंट्रल कंट्रोल है ही नहीं। चलिए थोड़ा सा और रीड करेंगे। Cryptocurrency is a digital money which does not involve any physical coin. Since it is an all online, the user can transfer cryptocurrency to someone online without going to the bank. बैंक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पे। It can be used for making quick payments without any transaction fees.
cryptocurrency is stored in a digital wallet either on the computer or on another hardware. The first cryptocurrency was Bitcoin, which was launched in the year 2009. The other cryptocurrencies prevailing in the world today include Litecoin, Peercoin, एक जो पाए आपने बोला वो भी है, ये अलग अलग कुछ नाम है. ये इतने अभी तक पॉपुलर नहीं है बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी आपकी बिटकॉइन की है. तो आप एग्ज़ाम के लिए ना इस पर स्टार मार्क लगा दो आप. लाइट कॉइन, पियर कॉइन, नेम कॉइन, इथेरम, बिकॉज ये आपको एमसीक्यू में डाल सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा बिटकॉइन इनमें से कौन सा क्रिप्टो करेंसी नहीं है. एक डालेंगे बिटकॉइन तो आपको पता है, फिर हो सकता है कि और आगे के दो इनमें से डाल दे और चौथा ऑप्शन कुछ तो अजीब ही डाल दे. तो वो आपको पहचानते आना चाहिए कि क्या क्रिप्टो करेंसी है और क्या क्रिप्टो करेंसी नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसको आपको ध्यान रखना है. चलिए भैया, समय हो रहा है गाना गाने का. आज किसकी चांस थी वैसे गाना गाने की? सो विल गो फॉर अ सॉन्ग नाउ. सो नाउ विल गेट बैक टू 2 शॉर्ट आंसर्स और फिर ये चैप्टर विल बी ओवर. बात करेंगे ट्रेडिशनल. अरे रे रे, थोड़ा सा इधर ना हेडिंग का दिक्कत हो गया है. ये हेडिंग गलत हो गई है, इसको थोड़ा करेक्शन लगेगा. हेडिंग ये नहीं है, हेडिंग इज एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. ठीक है, इसका ये हेडिंग है. वो शायद गलती से ऊपर से कॉपी पेस्ट हो गया नीचे. एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ये इसका आंसर है. और नीचे है ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट या डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट. सो नाउ लेट अस फोकस ऑन एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? बड़े सिंपल है सर. सबसे पहले ईजी एंड कन्वीनियंट, कहीं जाने की जरूरत नहीं. गूगल पे गए, फटाक से पेमेंट कर दिया. यूपीआई पे गए, इमीडिएटली पेमेंट हो गया. और आजकल तो आपके पास स्कैनर अवेलेबल होते हैं. कहीं पर पानीपुरी वगैरह खाली पैसे नहीं जेब में, कोई दिक्कत नहीं. पानीपुरी वाला भी पेटीएम लेता है, तो वहाँ पर जाकर आपने कोड को स्कैन कर दिया और इमीडिएट आपका पेमेंट हो गया. तो फिजिकल कैश कैरी करने का कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं. और रात को भी अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो बैंक जाने की जरूरत नहीं है. सो इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट व्हेन यू मेक अ डिजिटल पेमेंट. पे और सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर, इसको भी शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस. सर आपको टैक्सेस से कुछ डिस्काउंट मिलता है क्या? चलो इसको देखते हैं. Government has announced many discount to encourage digital payments. User get 0.75% discount on fuels and 10% discount on insurance premium of government insurers. एक और चीज है, आपका इनकम टैक्स हो चुका है ना? इनकम टैक्स का क्लास हो चुका है, तो वहां पर कहीं पर सेक्शन 44 कौन सा आ रहा है? 48 सेक्शन 44 AD, जहाँ पर क्या बोला हुआ है? 8% प्रॉफिट का केस है. टर्नओवर के मिनिमम 8%, उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिखाना है. लेकिन अगर आपका टर्नओवर पूरा डिजिटल में है तो ये 8% का 6% है. मतलब मिला ना आपको टैक्स में डिस्काउंट. 2% कम आपको प्रॉफिट दिखाना है, तो ये भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर सकते हो कि यू गेट डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस इफ यू टेक डिजिटल पेमेंट्स. बोलिए. एक और है ना 48. हाँ वो भी है. यस दैट इज ऑल्सो देयर. सो यू कैन कोट. अगर आपको याद आता है तो कोट करना है, याद नहीं आता है तो कोट मत करना, गलती मत करके आना. अगला पॉइंट है रिटर्न रिकॉर्ड. देखिए, जब कभी भी आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो क्या वहां पर आपको एक रिमार्क्स का ऑप्शन दिखाई देता है कि ये पेमेंट क्यों कर रहे हैं? उसका आप एक छोटा सा रिमार्क लिख सकते हो. जब आप गूगल पे में गूगल का पेमेंट करते हो तो वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आता है जहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये रिक्शे वाले का पेमेंट है, पानीपुरी का पेमेंट है, या फिर कोई आर्टिकल परचेस कराए, ऑनलाइन परचेस कराया आपने, उसका पेमेंट है. तो एक रिटर्न रिकॉर्ड आपके पास रह जाता है डिजिटल पेमेंट्स में, जो कि आगे चल के जब आप अकाउंटिंग करोगे और आपको पता चलेगा कि यार ये 500 रुपये मैंने कहाँ दिए थे, यूपीआई के ऐप में दिख रहा है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. गो टू दैट यूपीआई ऐप, उस पर्टिकुलर डेट के ट्रांजैक्शन को ओपन करो. वहाँ पर नीचे आपको रिमार्क अगर आपने लिखा होगा तो दिखाई देगा कि ये रिक्शे वाले का पेमेंट था या ये किसी आर्टिकल को आपने परचेज करा था. तो क्योंकि आपके पास एक रिटर्न रिकॉर्ड रहता है तो ये बैंक के पासबुक की तरह काम करेगा कि पैसा जो आया या गया है ये कहाँ से आया, कहाँ पे गया. इसलिए ये एक हैबिट आपने बनानी चाहिए कि जब कभी भी आप एक डिजिटल पेमेंट करते हो, राइट डाउन देन एंड देयर इटसेल्फ कि क्यों ये पेमेंट आपने किया है.
नहीं तो फिर सारी एंट्री सस्पेंस अकाउंट में जाती रहेगी आपकी। लेस रिस्क, अब इंस्टीट्यूट अपने ही बात को नीचे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। अभी एडवांटेजेस में बोल रहा है लेस रिस्की, और ड्रॉबैक्स में बोलेगा कि इसमें रिस्क भी मौजूद है। मतलब देखो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ये लोग। लेस रिस्क, सर लेस रिस्क कैसे है? गूगल पर पेमेंट करने के लिए क्या आपको कोई पिन जनरेट करना पड़ता है? जीपे से जब आप पेमेंट करते हो तब, हाँ या ना? हाँ, डेफिनेटली करना पड़ता है। क्या यूपीआई एप्लीकेशन में आपको मोबाइल पिन जनरेट करना पड़ता है? Yes. मतलब सिक्योरिटी का फीचर तो है। सो दैट इज दैट सिक्योरिटी का फीचर। तो अभी तक क्या क्या देख लिया? ईजी एंड कन्वीनियंट है, कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं, आपको टैक्सेस से डिस्काउंट मिलता है, एक रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ये थोड़ा सा लेस रिस्की है। कंपिटेटिव एडवांटेज टू बिजनेस, ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पॉइंट है। कंपिटेटिव एडवांटेज टू बिजनेस, ज़रा देखिए इसको पढ़ते हैं। डिजिटल पेमेंट enables the businesses to make sales to customer who choose to pay electronically and gain a competitive advantage over those who accept payment only through traditional methods। आप इमेजिन करो आपके कॉलोनी में दो पानीपुरी वाले हैं, मोटू एंड पतलू। मोटू जो है उसके पास हर टाइप का पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, उसके पास जीपे भी अवेलेबल है, उसने एक मास्टर स्कैन कोड बनाया हुआ है, वो कैश में भी पेमेंट लेता है, और वो इतना एडवांस है कि वो बिटकॉइन भी एक्सेप्ट करता है। और एक अपना पतलू है जिसको सिर्फ रोकड़े में ही पेमेंट चाहिए, उसको कैश में ही पेमेंट चाहिए। आपको क्या लगता है धंधा किसका ज़्यादा चलेगा? हु विल बी लाइक मोर डूइंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ज़्यादा किसका होगा? क्या लग रहा है आपको? मोटू का को होगा, ऑब्वियसली मोटू का ही ज़्यादा सेल होगा। सर क्यों? बिकॉज मोटू के पास ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल है और लोगों के लिए वो कन्वीनियंट है। अब जैसे आप और हमको अब आज फिजिकल कैश कैरी करने की जरूरत नहीं, इस मोबाइल में सब कुछ है। मोबाइल वॉलेट भी इसी में है, सारे एप्लीकेशन यूपीआई भीम वगैरह सब कुछ इसी में है, तो फिजिकल कैश आपको कैरी ही क्यों करना है? और एक सबसे बड़ा ये गवर्नमेंट के एंगल का फ़ायदा है, दैट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। जितना डिजिटाइजेशन होगा, जितना डिजिटल करेंसी का यूज़ करेंगे, उतना गवर्नमेंट को पैसा प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, और अल्टीमेटली मतलब पेपर कम लगेगा, और अल्टीमेटली पेपर कम लगेगा तो झाड़ कम कटेंगे, और झाड़ कम कटेंगे तो एनवायरनमेंट बचेगा। मतलब देख रहे हो आपकी छोटी सी डिजिटल पेमेंट कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है, कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है ये, कुछ इस हिसाब से। तो क्या क्या पॉइंट है सर? इजी एंड कन्वीनियंट, पेमेंट एनी टाइम, टैक्सेस में आपको डिस्काउंट मिलता है, ये एक रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का फीचर्स में मौजूद है, ये आपके बिजनेस को एक कम्पिटिटिव एज यहाँ पर दिलाएगा। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एंड नाउ एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। आई नो आज 10 मिनट से बेटा क्लास ऊपर निकल गया है, बट वी हैव टू कंप्लीट दिस। ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, सर व्हाट आर, अच्छा आपकी इमीडिएट अगली क्लास कौन सी, ऑडिट की है कि अकाउंट्स की है? ओके, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज डिफिकल्ट फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन। एग्जाम्पल, गजोदर भैया को आता ही नहीं है कि मोबाइल को कैसे यूज़ करे। वो कहता है हमारे को कुछ नहीं पता कि हम मोबाइल को यूज़ कैसन करें। तो अगर तुमको आएगा ही नहीं तो तुम डिजिटल पेमेंट यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इतना भी ईजी नहीं है कि कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसको कर ले। जैसे आपके पापा मम्मी को देखो, उनको इतना ईजी है डिजिटल पेमेंट करना, या आपको ज़्यादा ईजी जाता है डिजिटल पेमेंट करना? हाँ, बिकॉज आप कोई चीज़ को यूज टू है। अभी उनको बिल्कुल ही नहीं आता ऐसा नहीं है, बट दे फेस सम डिफिकल्टी, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन। मैंने बताया ना, इंस्टीट्यूट अपने ही पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ये देखो, रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, हैकर्स मौजूद है, ऑनलाइन पेमेंट करोगे हैकर्स के पास भी इंफॉर्मेशन जाती है और वो आपकी अच्छी खासी बैंड बजा सकते हैं यहाँ पर, ये रिस्क तो रहती है हमेशा। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर स्पेंडिंग, अभी देखिए ओवर स्पेंडिंग ना, ये थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजी का जो है यहाँ पर पॉइंट बताया गया है। एक आपको मॉल में हम बेचते हैं, सेंट्रल मॉल में आप गए और आपके जेब में 10,000 रुपये है फिजिकल कैश, तो आप खर्चा कितना कर पाओगे? कितना खर्चा कर पाओगे आप? जितना कैश है। यही मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में मेरा जो क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन है वो लोड करके आपको देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि जाओ बेटा शॉपिंग कर लो। उस केस में आपको पता है मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए, तो मेरे पास 5 लाख की लिमिट है, तो आप ज़्यादा स्पेंड करके आ जाओगे।
मतलब आपके पास एक ऑप्शन है कि यार 1 महीना बाद पेमेंट करना है ना, तो अभी खर्चा कर लेते, फिर कुछ जुगाड़ करेंगे और बाद में पैसा पेमेंट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजी का पॉइंट है। जब कोई फिजिकल चीज़ आपके पास है ना, आपको वो दिखता है तो उतना ही स्पेंड करोगे आप, लेकिन जब कोई चीज़ डिजिटल में है, आपको पता है कि और भी आ जाएगा, तो यू टेंड टू स्पेंड मोर, यू टेंड टू स्पेंड मोर। आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और आपके अमेजोन पे बैलेंस या फ्लिपकार्ट के वॉलेट में अगर 500 रुपये जमा है, तो आप इमीडिएटली उसको खर्च कर दोगे, बिकॉज आपको लगेगा चलो ठीक है ना, कब से तो पड़ा ही है, कहीं तो यूज़ तो हो जाएगा। तो आपका स्पेंडिंग बढ़ जाता है इन केस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। ये साइकोलॉजी का पॉइंट है। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन in case of electronic money such as credit card is misused by someone, it is very difficult to receive the refund of that। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आपके दोस्त ने कुछ परचेस कर लिया, तो बैंक को जाकर आप ऐसा बोलोगे कि अरे यार वो तो उसने परचेस करा, मैंने थोड़ी परचेस करा, तो बैंक क्या बोलेगा आपको, भैया क्रेडिट कार्ड तो तुम्हारा यूज़ हुआ है ना, तो पैसे तो तुमसे लेने पड़ेंगे। तो डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन में दिक्कत होती है। और बहुत बार क्या होता है, आप ऐसा देखो कि पैसा कट जाता है लेकिन आपको रिसीट नहीं आती। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? Yes. पैसा कट जाता है लेकिन आपको रिसीट नहीं आती, उसका आपको रिफंड आता है 7-8 दिन बाद, बट ये 7-8 दिन आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब होती है। आपको लगता रहता है यार पैसा नहीं आया तो, यार पैसा नहीं आया तो। इमेजिन करो इंस्टीट्यूट की फ़ी पेमेंट आप कर रहे थे, नेट बैंकिंग आपने यूज़ किया, आपको OTP आया, आपने OTP डाला, पैसा कट गया, लेकिन इंस्टीट्यूट के साइट पर रिसीट ही नहीं आई। वो साइट करप्ट, मतलब वहाँ पे गया HTML एरर ऐसा लिख के आ गया, आपकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। आपको लगेगा यार मैंने 50-60 हज़ार का पेमेंट कर दिया लेकिन रिसीट ही नहीं आई, और इधर तुमको बैंक का मैसेज आया कि इतना पैसा डेबिट हो गया, तो आपकी हालत टाइट हो जाती है। फिर आपको बैंक में जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर इंस्टीट्यूट से लेटर लेना पड़ेगा कि यस उनको पैसा नहीं मिला, फिर जाके वो ट्रांजैक्शन रिवर्स होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। सो दैट इज़ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन। इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट। क्या डिजिटल पेमेंट का कोई कॉस्ट आता है? यस क्या कोई कॉस्ट आती है डिजिटल पेमेंट्स की? चार्जेस कट होते हैं। चार्जेस कट होते हैं, यूपीआई के भी चार्जेस कट होते हैं, एनईएफटी के भी चार्जेस कट होते हैं। मतलब अगर मैंने किसी को 5 लाख रुपए की एनईएफटी करी है, तो मेरे को उस पर थोड़ा सा 2-3 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। यही 5 लाख रुपए में अगर उसको बाय हैंड हाथ में देता हूँ, तो मेरे को 5 लाख का ही एक्सपेंड आएगा, लेकिन इधर मेरे को 5,05,000 रुपये एक्सपेंडिचर आएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा 5 रुपये है वो क्या है बेटा? दैट इज़ अ चार्ज, दैट इज़ अ कन्वीनियंस फी दैट इज बिंग गिवन टू यू। मतलब अगर आप बुक माई शो पे अगर कोई टिकट बुक करते हो ऑनलाइन, तो वहाँ पर देखो नीचे लिख कर आता है ऑप्शन इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस। कभी देखा है आपने ऐसे? आप में से कितने बच्चों ने बुक माई शो पे टिकट बुक किया है? बेटे लॉकडाउन में तो कहीं गए नहीं होंगे, बट कभी तो किया होगा आपने। तो वहाँ पर नीचे लिख के आता है ना इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस। सो दैट इज़ दैट ओनली कि चार्जेस आपके बिजनेस को कॉस्ट तो थोड़ी सी आती है, नो डाउट, बट कन्वीनियंस तो है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर श्योर। और सबसे बड़ा क्या लगेगा आपको? इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं तो डिजिटल पेमेंट कर पाओगे क्या आप? इज इट पॉसिबल? नो। तो सर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट। इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी आने की कम है, बिकॉज ये काफ़ी जनरलाइज आंसर है, बट इंस्टीट्यूट डाल सकते तो वी कैन नॉट लीव इट। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है? ये नॉन टेक्निकल पर्सन गजोदर भैया के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसमें हैकिंग का दिक्कत रहती है, तो रिस्क है। ओवर स्पेंडिंग, ज़्यादा स्पेंड करके आते हो पैसा, जिधर 10,000 करना था आप 50,000 खर्च करके आ गए, बिकॉज आपको पता है आज तक कल पैसा आ ही जाएगा, तो यू टेंड टू स्पेंड मोर। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन, पैसा कट गया, रिसीट नहीं आई, तो आपको पीछे भगना पड़ेगा, फिर आपका पैसा रिफंड, इजीली रिफंड नहीं आएगा, आएगा लेकिन इजीली नहीं आएगा। उसके बाद इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट, ऑब्वियसली जहाँ पे कन्वीनियंस है वहाँ पे आपको पैसा तो लगना ही लगना है। और आगे द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। और